हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, ये डीएलएड का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। बच्चों, मैं 3 प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। बच्चों, इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए। बच्चों, अगर नहीं देखा तो आप जाइए वीडियो के लिस्ट में देख लीजिएगा कि बना हुआ है। बच्चों, आप वहाँ से देख के उसको तैयारी कर सकते हैं। बच्चों, ये हमारा मैं इसमें आपको डीएलएड जो एग्जाम 16 फरवरी या फिर मार्च में होने वाले एग्जाम है, जिसके एग्जाम फॉर्म 16 जनवरी से निकलने वाले हैं, उसी की तैयारी करवा रहा हूँ। बच्चों, जीके जीएस का बच्चों 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, मैं आज के इस वीडियो में आपको पहले मध्य भारत का जो बच्चों है ना जैसे पुरातन भारत होता है बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, सामान्य ज्ञान, प्राचीन भारत के इतिहास में वही तैयारी करवाने वाला हूँ बच्चों। चलिए बच्चों, अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों। और जाने से पहले एक बात कहेंगे बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, ताकि जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और बच्चों, हाँ प्लीज़ बच्चों, मिस मत करना, पूरे वीडियो के अंत समय तक बने रहना, ठीक है बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, सामान्य ज्ञान भारत का। एक सेकंड बच्चों, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। हाँ, ये देखिए बच्चों, सामान्य ज्ञान, एक सेकंड बच्चों, नहीं लाल कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप सामान्य ज्ञान प्राचीन भारत का इतिहास, मैं इसी को बनाने वाला हूँ बच्चों। इसके 3 पार्ट में कंप्लीट कर लूंगा, ये फर्स्ट पार्ट है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। देखिए पहला प्रश्न क्या बच्चों, और कलम कॉपी लेके बैठेगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाला हूँ। ये इस बुक से करा रहा हूँ बच्चों। इस बुक से मैंने पिछले क्लास के बच्चे को क्वालिफाई करते देखा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आपको देखिएगा, प्रश्न है बच्चों कि वह युग जब पत्थर के औजार को उपयोग किया जाता था वो किस नाम से जाना जाता था? तो उसे पाषाण युग से जानते थे बच्चों। किससे? पाषाण युग से। आगे देखिएगा, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो बच्चों 3 भागों में, पूरा, मध्य और नव। पूरा मतलब पुराना, मध्य मतलब बीच का, नव मतलब नया। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों, पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार करना और फल को इकट्ठा करके बाद में भोजन का संग्रह करना, मतलब भोजन करना, ठीक है, संग्रह करके फल को। ठीक है, आगे देखिए, पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता था, के द्वारा कौन सी चीज का आविष्कार किया गया? तो वो किया गया बच्चों आगे का। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे का क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न क्या है कि पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया महत्वपूर्ण औजार क्या था बच्चों? तो वो कुल्हाड़ी था बच्चों। ठीक है, और पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो कठोर पत्थर से बनाते थे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों कि आपको ये प्रश्न जो है समझ में आए होंगे बच्चों। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न बच्चों, पूरा पाषाण मानव, ये बता दिए बच्चों, पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रकार किसका हुआ? तो बच्चों पशुओं का। वो लोग ज्यादातर पशुओं का चित्र जो है बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों, भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? तो जब नया पाषाण जो युग माना गया बच्चों, 4000 से 2000 ईस्वी तक माना गया है। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नव पाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? वो आत्मनिर्भरता और अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आगे देखिएगा, पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो बच्चों वो था पहिया। ठीक है, क्या था? पहिया। देखिए बच्चों, ये सब हाईलाइटेड किया गया है, मतलब पिछले साल जो बच्चे इस बुक से तैयारी किए ना, वो सब हाईलाइट करके पढ़े। सोचिए सब कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ सकता है आपके एग्जाम में। किस युग में पहली बार मात्र देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिला? तो वो नवपाषाण युग में। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? तो ये नवपाषाण युग में हुआ। ठीक है, आगे देखिएगा, मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा स्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो यह हुआ नवपाषाण युग में। किस युग में बच्चों? तो नवपाषाण युग में। आगे देखिए, मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी है? तो वह नवपाषाण युग में सीखी है। किसमें बच्चों? नवपाषाण। क्या सीखी है? तो कपास और ऊन काटने और कपड़ा बनाने के लिए। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की है? तो मध्य पाषाण। ठीक है, आगे देखिए, मानव ने सबसे पहले किन अनाजों को, फसलों को खेती करना शुरू किया? तो वो गेहूं और जौ को किया। अच्छा, आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को बनाया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बच्चों भीमबेटका से प्राप्त हुआ। ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है बच्चों? तो यह बच्चों कहलाता है आर्कियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? तो यह क्या था? तांबा की खोज। ठीक है, तांबा की खोज किया था। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा बच्चों, आगे बच्चों, भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 से ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां पता चला है? तो बच्चों वो है बच्चों महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है बच्चों, कहाँ बच्चों? महाराष्ट्र। आगे देखिए, भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया है? तो गुंगेरिया मध्य प्रदेश में पाया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे प्रश्न देखिएगा बच्चों, ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? तो वो बच्चों कांसा ने दिया। ठीक है, संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु कौन था?
तो सांड था बच्चों, ठीक है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन सी विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि को क्या निर्धारित की गई है, तो बच्चों 2300 से 50 के बीच 1750 ईस्वी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किनके उत्खनन से हुआ, तो 1920 से 21 ईस्वी में दयाराम साहनी जॉन मार्शल के द्वारा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पुरावेश सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे, तो वो बच्चों हड़प्पा में ही पाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे, तो बच्चों आयताकार थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख स्थल पुरास्थल था मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल है आलमगीरपुर, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरास्थल कौन सा है, तो सुतकांगेडोर पाकिस्तान में जो कि है। सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो बच्चों दासत नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो बच्चों शहरी व व्यापारिक थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था, तो वो नगर योजना था, ठीक है बच्चों। आगे, किस हड़प्पा पुरास्थल में नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा भवनों का साक्ष्य मिला बच्चों, तो वो है बच्चों कालीबंगा में मिला, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आगे का प्रश्न क्या बोलता है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ के मकानों और दरवाजों पर खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, तो वो था लोथल, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, किस हड़प्पा पुरास्थल में एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला, तो बच्चों मोहनजोदड़ो है, ठीक है। आगे देखिएगा, संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो वो इसका साक्ष्य, ठीक है, किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ, तो वो अनागार थी बच्चों, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। आगे देखिएगा बच्चों, आगे का प्रश्न बच्चों, किस हड़प्पा प्रस्थल से एक उन्नत जल प्रबंध का प्रणाली विकसित होने का प्रमाण मिला है, तो बच्चों धौलावीरा से, ठीक है। आगे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किससे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है, तो बच्चों धौलावीरा को ही माना गया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, अगला है कि हड़प्पा वासियों को मुख्य पेशा क्या था, तो वो था उनका मुख्य पेशा शिल्पकारी था, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा बच्चों, किन हड़प्पा पुरस्थलों से मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिला, साक्ष्य मतलब होता है सबूत, तो लोथल व चुनहुदड़ो। किस हड़प्पा पुरस्थल से गोदी डॉकयार्ड का प्रमाण मिला, तो बच्चों लोथल से मिला, ठीक है। हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, तो वो दशमलव प्रणाली प्रचलित थी। आगे देखिएगा बच्चों, कि हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी, तो 2:16 के। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की, तो कपास की। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था, तो गेहूं और जौ था, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा बच्चों, किन हड़प्पा पुरस्थलों से विशेष करके प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले, तो हड़प्पा व चुनहोदड़ो से। किन हड़प्पा पुरस्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला, तो लोथल व रंगपुर के। किस हड़प्पा से जौ तिल व सरसों सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त होता, तो बनवाली से। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला, ठीक है। सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता, तो कालीबंग, ठीक है। ये भी बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न क्या है। हड़प्पा पुरस्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीजें सर्वोत्तम है, तो बच्चों मोहर है सर्वोत्तम, ठीक है। कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरस्थल से प्राप्त हुई है, तो वो बच्चों मोहनजोदड़ो से हुई है, ठीक है। आगे देखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां अधिकांश तक किनकी है, तो नारी की है बच्चों, किसकी है, नारी की है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में विशेष जानकारी किनसे मिलती है, तो मोहरों से मिलती है। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा से सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई, तो 1853 ईस्वी में आई, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई, तो ये 1923 में आई बच्चों, ठीक है। सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी, तो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, फिर बाईं से दाईं ओर। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए नोट्स करते चलिएगा। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, तो मातृ देवी की, ठीक है। आगे देखिए, किन हड़प्पा पुरस्थलों में यज्ञ हवन कुंड अग्निकुंड वेदियां प्राप्त हुई है बच्चों, तो हड़प्पा लोथल एवं कालीबंगा से, ठीक है। आगे देखिए, किस हड़प्पा कालीन पुरस्थलों में प्राप्त एक मुद्रा शिव के आदि रूप में या पशुपत रूप का चित्रित किया गया, तो मोहनजोदड़ो में, ठीक है। हड़प्पा वासियों का पवित्र वृक्ष क्या था, तो पीपल था बच्चों, क्या था, पीपल था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे, तो कुबड़ सांड को, ठीक है। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी का प्रस्तर पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा से। हड़प्पा समाज किस प्रकार का था, तो मातृत्व सत्तात्मक था।
भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरस्थल की खुदाई की गई थी? तो रोपड़ की गई थी। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए? तो बच्चों गुजरात में खोजे गए। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आगे का प्रश्न है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरस्थल धौलावीरा है। ठीक है। किस हड़प्पा पुरस्थल को मृतकों का या मृतों मुर्दों का टीला कहा जाता था, या फिर सिंध का नगलिस्तान उपनाम से भी जाना जाता है? तो बच्चों मोहनजोदड़ो को। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो कांस्य युग की। ठीक है। किन हड़प्पा पुरस्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? तो लोथल, सुरकोट्टा व कलिबंगा से। ठीक है। आगे देखिए, किस हड़प्पा पुरस्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो वो लोथल को कहा जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? तो सर जॉन मार्शल। ठीक है बच्चों। आगे का प्रश्न देखिए बच्चों, विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया है और कौन कौन? तो बच्चों आंसर होगा दो, और ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जिस काल में ऋग वैदिक की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? तो ऋग वैदिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ऋग वैदिक काल। आगे देखिएगा, कब से कब तक के काल को ऋग वैदिक काल माना गया? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ऋग वैदिक काल माना गया है। आगे देखिएगा बच्चों, जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहता है? उत्तर वैदिक काल। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न बच्चों, आगे का प्रश्न है, आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो मध्य एशिया, बैक्ट्रिया में। ठीक है। आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया? तो प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार। ठीक है। आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों श्रेष्ठ या उच्च वंश होता है। ठीक है। आर्य की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ठीक है बच्चों। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा बच्चों, आगे का प्रश्न है, भारत आने वाले आर्य क्या कहलाते हैं? तो इंडो आर्य कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो पंजाब सप्त सैंधव प्रदेश में बसे बच्चों। आगे का आंसर सुनिएगा बच्चों, वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था? कौन कौन? बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट्स करिएगा और दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा। वैदिक समाज को 4 भागों में बांटा गया। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य तथा चौथा शूद्र। याद रखिएगा। आरंभ में अर्थात ऋग वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? तो व्यवसाय के आधार पर। तभी तो जातिवाद हुआ बच्चों, जो जो व्यक्ति जिस काम में लगे तो उसको उन्हीं के जाति के उन्हीं के नाम से मतलब नामकरण कर दिया गया। समझो कि ये अगर कोई व्यक्ति खेती कर रहा है तो उसको किसान के वगैरह नाम दे दिया गया, कोई लोहे का काम करता है तो उसको लोहार नाम दे दिया। इस तरह से जातिपात बढ़ गया बच्चों। ठीक है। आगे देखिए, कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? तो वो जन्म के आधार पर होने लगा था। लेकिन बच्चों हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग के लिए जात पात में कोई मायने नहीं रखता बच्चों। हम लोग एक ह्यूमन है, इंसान जाति है। ठीक है बच्चों। हम लोग मानव हैं, मानवता को हम लोग में विश्वास रखते हैं। हम लोग के लिए कोई मैटर नहीं करता कि कास्ट क्या है। हम लोग को सभी को मिलजुल के रहना चाहिए बच्चों। हम लोग को इंसान के रूप में रहना चाहिए। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए बच्चों, आय का प्रश्न है, वैदिक काल में आय का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता है? तो 1/16। ठीक है। वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो बच्चों गुरुकुल में दी जाती थी। ठीक है। ऋग वैदिक काल में आर्यों को सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो वो इंद्र थे। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? कौन बन गए थे? तो वो प्रजापति बन गए थे। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? तो वो यज्ञ था। ऋग्वेद से किस नदी का सबसे पवित्र माना गया है प्यारे बच्चों? तो सरस्वती नदी को पवित्र माना गया है। वैदिक काल में ऋण देकर मतलब कर्जा देकर ब्याज दे लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में तो वैकनोट कहा जाता था। ठीक है। वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ कौन सा था? अश्वमेध यज्ञ। ठीक है। आगे देखिएगा, वैदिक काल में सौर प्रदर्शन व मनोरंजनार्थ क्रिया किया जाने वाला यज्ञ कौन सा था? तो वाजपेयी यज्ञ। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? तो बच्चों 16 थी। कितनी थी? तो 16। किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजन पदों का उल्लेख है? तो अंगुत्र निकाय। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? तो वृहद्रथ था। क्या था बच्चों? वृहद्रथ।
मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो बृहद्रथ ने की। महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? तो बच्चों बृहदत्त का ही था। अच्छा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 545 ईसा पूर्व बैठा बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसने अपनी राजधानी बनाया? तो राजगिरी को। ठीक है, बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कौशला देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? तो बच्चों प्रसेनजीत की। ठीक है बच्चों, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बच्चों बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, आगे देखिएगा। बिंबिसार का समकालीन राजवैद्य जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था वो कौन था? तो जीवक था बच्चों। आगे देखिए, बिंबिसार द्वारा अवंती के जिस पांडु रंग पीलिया या जॉन्डिस पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा गया था वह अवंती शासक कौन था? तो वह प्रौध था बच्चों, प्रधोत। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों कि 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा? अजात शत्रु बैठा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? तो उसका कुनिक उपनाम था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा बाबू। आगे का प्रश्न है 461 ईसा पूर्व में कौन अजात शत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर तो बैठा था? तो उदयन। उदयन, ठीक है बच्चों, उदयन या उदयन। ठीक है, अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो पाटलिपुत्र, चूंकि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। उदयन किस धर्म का अनुयायी था बच्चों? तो जैन धर्म का था। ठीक है बच्चों, उदयन के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तर भारत की सबसे अधिक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य बन गया? तो वो तो बच्चों अवंती का मगध में विलय। उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना वो नागदशक था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा बच्चों। आगे का प्रश्न 412 ईसा पूर्व में किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अदबस्त अबदस्त कर मगध में शिशु नाग वंश की स्थापना की? तो वह है शिशु नाग। ठीक है बच्चों, जिसका नागदशक का मंत्री था। ठीक है, आगे देखिए। शिशु नाग वंश का प्रथम शासक शिशु नाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की? तो वो वैशाली बच्चों। ठीक है, शिशु नाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना वो कालाशोक था। ठीक है, कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ स्थानांतरित की? तो वो पाटलिपुत्र में किया। ठीक है, शिशु नाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो वो नंदीवर्धन को माना जाता है। ठीक है बच्चों, नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महापद्मनन को माना जाता है। महापद्मनन द्वारा विभाजित प्रमुख राज्य कौन कौन थे? कुरु, पांचाल, मिथिला, कलिंग। याद रखना बच्चों। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो वो घनानंद हुआ। ठीक है बच्चों, घनानंद के शासक काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? तो वो सिकंदर का बच्चों। ठीक है, आगे देखिए। घनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई तथा किस विजय से इसका अंत हुआ? तो अंगकलिंग। ठीक है, मगध पर शासन करने वाला पहला और क्षत्रिय राजवंश कौन था? शिशु नागवंश था। ठीक है, पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम में बसा? बच्चों वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो नोट्स कर लीजिए आप लोग। पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम में बना? तो सोन व गंगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? पाटलिपुत्र। याद रखना, अब आपको तीन चीज पता चला। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। राजगीर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो बिंबिसार ने करवाया। मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? तो वो महापद्मनंद ने किया था। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ ली? तो तक्षशिला में ली बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? वो किसका पुत्र था? 356 ईसा पूर्व फिलिप द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, फिलिप द्वितीय कहाँ का शासक था? तो मकदुनिया का। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्ष की अल्पायु में सिकंदर महान मकदुनिया का शासक बना? तो 20 वर्ष की आयु में। सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू कब किया? तो 326 ईसा पूर्व किया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा बच्चों। आगे का प्रश्न है सिकंदर का महान मुख्य सेनापति कौन था? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, हाईलाइटेड किया हुआ है। तो सेल्यूकस निकेटर था बच्चों। कौन? तो सिकंदर का महान मुख्य सेनापति। आगे देखिए। सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? उस समय वहां का शासक कौन था? तो वह पुरु पोरस था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हाइडेस्पीज के युद्ध से जाना जाता है। हाइडेस्पीज का भारतीय नाम क्या है? तो वितस्ता झेलम है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए। सिकंदर अपने द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों को अपने किस सेनापति सौंपकर वापस यूनान के लिए प्रस्थान किया? तो वो सेल्यूकस को। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा बच्चों।
आगे का प्रश्न क्या है कि सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो एरियन है बच्चों। कौन है बच्चों? एरियन। आगे का प्रश्न देखिएगा बच्चों, अलेक्जेंडर ऑफ द एराकोसियंस अर्थात आधुनिक कंधार नगर स्थापना किसने की थी? तो वो सिकंदर ने की थी। ठीक है बच्चों, किसने की थी? तो सिकंदर ने की थी। आगे का प्रश्न देखिएगा, मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? इसके लेखक कौन है? तो इंडिका मेगास्थनीज बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। भूलिएगा नहीं बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आपको देखना पड़ता है, देखने को मिल सकता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था और उसकी माता का नाम क्या था? 345 ईसा पूर्व, और उसकी माता का नाम मूरा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो तक्षशिला में की थी। तक्षशिला में चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे जिनकी मदद से उसने एक विशाल सेना तैयार की? तो वो चाणक्य थे। ठीक है बच्चों, राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध असफल रहा? तो वो मगध। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कि राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? इस अभियान में उसने किन्हें पराजित किया? तो वो पंजाब के विरुद्ध था, उसे सिंध यूनानियों को पराजित किया। पंजाब और सिंध के विपरीत था बच्चों, अभियान चला था और उसने यूनानियों को किया था पराजित। किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया? तो वो घनानंद। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? था 322 ईसा पूर्व बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया? तो चाणक्य ने किया बच्चों। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया? तो वह किया बच्चों मेगास्थनीज को। ठीक है, चलिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स करते चलिएगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य परम में किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो ब्राह्मण के थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? तो वो जैन कर लिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु कब तथा किस कारण से हुई? 298 ईसा पूर्व उपवास के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो वो 298 ईसा पूर्व बैठा। ठीक है, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? तो भद्रसार वारिसार कहा गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न समाप्त हो गया बच्चों, यहीं पे आपका ये चेस जो मतलब 3 पार्ट में बोले थे बच्चों, 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। उम्मीद है बच्चों कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों। अगर अच्छा लगा तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जाएं और जाके जरूर बताएं कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले। ठीक है बच्चों, हमारे चैनल के द्वारा लगातार बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट वीडियो दिया जा रहा है बच्चों डीएलएड एग्जाम के लिए, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें बच्चों। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।